हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेकेंड ईयर का, जो कि बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डीएलएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी यूनिट नंबर 3 आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब। देन हम पढ़ेंगे फिजिकल फिटनेस, हमारी फिटनेस क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे फिट रह सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा वगैरह। देन योगा का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, योगा एक्चुअली होता क्या है, योग का अर्थ क्या होता है, योग में कितनी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, और स्कूल चिल्ड्रन के लिए एज वेल एज हर एक लोगों के लिए योगा क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, यूनिट 3 जो है कवर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें, अब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपनी बुक के नोट्स अपने सामने खोल के रखेंगे। इसमें पर्टिकुलर कोई नोट्स की ज़रूरत होती नहीं है, बट स्टिल जब आप बुक खोल के रखेंगे और वीडियो से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा क्लियर होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आधे पौने घंटे के अंदर आपने पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट एक्चुअली में कवर कर लिया है, और उसके बाद दोबारा पढ़ने की भी नीड नहीं है। देखो, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी मेहनत हर जगह लगती ही है। तो इसमें आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो पेपर आसान आता है, पेपर क्लियर हो जाता है। आसान कहने का मतलब है कि वही कॉन्सेप्ट आते हैं जो आप पढ़ के देखते हैं। एक चीज़ और, वीडियो को शुरू कर रही हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए। कि सबसे पहले तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो सारी यूनिट वहाँ बनी हुई है, वहाँ जाके 5 यूनिट देख सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा वीडियो बनी हुई है जो कि आपकी फिक्सचर्स और टूर्नामेंट्स के ऊपर है। काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, मुझे पर्सनली अपनी वो वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें क्लियर है। सारे टाइप के टूर्नामेंट फिक्सचर एक ही वीडियो में कवर है, आधे घंटे की आई थिंक वो वीडियो है, तो वो ज़रूर देख लेना। उसमें से पक्का क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का या 8 नंबर का, जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, तो वो जाके पहले देख लीजिएगा। और अब हम करते हैं शुरू, तो चलो पढ़ते हैं। तो अब जो है इस वीडियो में मैंने आपके लिए सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है पहले से ही। आपको जो है, अब इसको अगर आप पढ़ लेते हो, ये पूरा जो देखो आपको दिख रहा होगा, फुल एक चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहा है। चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो फिजिकल एजुकेशन आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमने शुरू वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन जो है, बेसिकली फिजिकल एजुकेशन 2 वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। फिजिकल वर्ड्स रिलेटेड है हमारी बॉडी से, जो हम एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करते हैं वो हमारा फिजिकल से रिलेटेड है, एंड एजुकेशन मतलब सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। जब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और एक बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो बात ये मीनिंग इसका बनता है कि सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग विच इज़ रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है ना, फिजिकली हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, क्या हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब की एजुकेशन हमारी फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूड होती है। अगर हम इसकी 1-2 डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। एजुकेशन इज द वर्क ऑफ द होल लाइफ। एजुकेशन क्या है? बेसिकली पूरी लाइफ का काम है, हमें मिलती रहती है। इट बिगिनस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम से स्टार्ट होती है, और मूवमेंट ऑफ द डेथ, डेथ तक हमारी ये साथ में जाती है। बेसिकली हमारे डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एज वेल एज हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अगर हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू द मूवमेंट। मूवमेंट के थ्रू, जाना आना, एक्टिविटी फिजिकल करने से जो इंडिविजुअल के अंदर जो एक्सपीरियंस आता है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है। टोटल होता है सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से आता है। ठीक है, इतना समझ आया। एक और डेफिनेशन और देख लो। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड, होल फील्ड का वो फेज ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। जो हम मसल्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दौड़ रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, दोज आर फिजिकल, जिसमें मेरी मूवमेंट्स हो रही है। मैंने ऐसे पीटी करा तो ये भी मेरी क्या हो रही है? फिजिकल। ठीक है ना, फिजिकल क्या हो रही है? एक्टिविटीज़ हो रही है। तो वो हम फिजिकल एजुकेशन में इन सब के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी नीड क्या है, क्या नीड या फिर आप इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, नीड या फिर हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। देखो बहुत ईजी है, सबसे इंपॉर्टेंट, और कम से कम 15 से 20 पॉइंट बुक में है इसके, तो ठीक है सारे डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन से हमें अपनी हेल्थ की नॉलेज हो जाती है, हम अपनी हेल्थ के बारे में चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, हम अपने जो हमारा लेजर टाइम है, फालतू का खाली टाइम जो है हमारा, हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम करते भी एक्चुअली में, हम जो घर पे पहले हम छोटे थे तो हम घर पे बैठे रहते थे, तो हम क्या करते थे, जब हमारा को बहुत बोर होते थे तो हम अपने खाली टाइम में बाहर गली में खेलने जाते थे। हम कोई भी एक्टिविटी गली में जो भी कर रहे थे, खेल रहे थे, जो भी अपने पार्क में जा रहे थे, वो सब हमारी क्या थी, फिजिकल एक्टिविटी थी। फिजिकल एजुकेशन का वही पार्ट है और ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता चले ये जो आप खेल रहे हो ये सब इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा प्रॉपर लेजर टाइम यूज़ हो जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस, हम अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में जान पाते हैं, हमारी बॉडी की पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर, किस तरह से कौन सा पार्ट है, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगा कि हमारे अंदर लॉयल्टी आएगी, ऑनेस्टी आएगी, जब हम टीम में वर्क करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होगी, इससे हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा। देन जो हमारे अंदर मोटर क्वालिटीज़ मतलब हमारी फिजिकली क्वालिटीज़ बढ़ेगी, हमारे अंदर फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, हम ईजिली स्ट्रेच कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू मिलेगी, जब हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो इससे हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में, मोटर क्वालिटीज़ के बारे में अपना पता चलेगा, हम कितने फ्लैक्सिबल है, ये सब बढ़ती है इससे, मतलब ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है इमोशनल डेवलपमेंट होगी। हम स्ट्रेस्ड है तो हम जब भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देन डिसिप्लिन आता है हमारे अंदर, जब भी हम फिजिकल एजुकेशन हमें मिल जाती है, हमें पता होता है किस गेम को किस तरह से परफॉर्म करना है, किस काम को कैसे परफॉर्म करना है, इससे हमारे अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होता है। देन जो है कल्चरल डेवलपमेंट, हम जब खेलते हैं एक साथ मिल के काम को परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो हमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चेंजेस सबके बारे में पता चलता है। उससे क्या होता है, हमारी कल्चरल डेवलपमेंट होती है। साथ में अगर हम बात करें, ये सारी हमारी हो गई, उसके बाद हमारी कुछ एक्स्ट्रा एक चीज़ और है, लीडरशिप क्वालिटीज़। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है जब हम एक साथ मिलके काम करते हैं, खेलते हैं, फिजिकली टीम बनाते हैं, ग्रुप में खेलते हैं। लाइक आप खो खो खेलते हो, आपका एक टीम प्लेयर होता है, वो बताता है ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना है, या फिर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन जो है मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी टास्क ऐसा करते हैं जिससे हम अपने माइंड को अलग जगह पे ले जाए तो वो हमारी मेंटल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। देन आ जाता है हमारा एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल डेवलप होता है कि हम जो है पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ हो जाते हैं, हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। देन क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती चली जाती है। साथ में सिटीजनशिप क्वालिटीज़ आ जाती है। और सबसे मेन सिटीजनशिप क्वालिटीज़ कैसे आएगी आपके अंदर, बताओ ज़रा, ठीक है, आप खुद से सोच के देखो। जब हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हम ओबीडियंट बनते हैं, हम उस टुवर्ड्स ऑनेस्ट बनते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ आती है जो एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें भी हमारे, जब भी हम गेम प्ले करते हैं, हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हम फिजिकली फिट होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप आती चली जाती हैं। अब देखो इतना सब हो गया तो एक तरीके से हमारे अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है जब हम फिजिकल एजुकेशन को सीख जाते हैं। हमें खाने पीने का पता होता है, हमें पता होता है कौन सी चीज़ें अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए, हमें पॉजिटिव लाइफस्टाइल हम अपना रहे होते हैं, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है, हमारी कल्चरल डेवलपमेंट हो जाती है, हम अपनी पर्सनैलिटी को मेनटेन करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है, व्यू आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। और साथ में जो है अब ये हमें इंपॉर्टेंस पता चल गई, नीड पता चल गई, लगभग 15 से 16 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। देन बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की आपकी, तो स्कोप, क्या स्कोप है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या हमारे अंदर चीज़ें क्वालिटीज़ डेवलप होगी, या कि फिजिकल जो है एक्टिविटीज़, एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है। तो अब इसमें जो है हमें फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हेल्थ के बारे में पता चलना शुरू होता है कि एक्चुअली हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मतलब ये हमारे उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, हमें इन सब की गाइडेंस देता है, इन सब के बारे में बताता है, हेल्थ के बारे में बताएगा। सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़ भी फिजिकल एजुकेशन सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिफेंस कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज पता चल जाएगी, डिफरेंट
डिफरेंट वेरियस गेम्स होते हैं। फिजिकल एजुकेशन हमें बताता है कौन सा गेम किस चीज़ में हेल्प करता है, कैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में गेम्स की अगर बात हो रही है तो एक्स्ट्रा म्यूरल और इंट्रा म्यूरल, मतलब इंट्रा और एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है। अब ये क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि एक पूरा चैप्टर है जो आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसमें हम इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल, उसके बेनिफिट, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये हो गया हमें। उसके बाद हमें गेम स्पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा, योगा के बारे में पता चलेगा, योगा के बेनिफिट्स पता चलेंगे, एक्चुअली में योगा कैसे हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, कैसे हमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो भी हम अदर एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में हमें कौन इन्फॉर्म करता है, मतलब हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले पाते हैं। साथ में करेक्टिव एक्सरसाइज जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो किस तरह से ठीक होती है, किस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो जाता है। कभी कभी मतलब हम जो है कोई एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में कुछ मना होती है तो वो नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से करेक्टिवली उस आसन को या जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करेक्टिवली होगी कैसे। ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, थ्रू हमारे ये स्कोप, थ्रू फिजिकल एजुकेशन हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। साथ में हम जो है काफ़ी अदर चीज़ें भी सीख जाते हैं। अच्छा, अगर हम रिक्रिएशनल में, आपने एग्जांपल मैंने आपको दिया नहीं, जैसे लाइक चेस वगैरह, अलग अलग से एक्टिविटीज़, माइंड गेम्स या कोई भी गेम्स जिससे हमें रिक्रिएशनल, ठीक है ना, जिससे हम हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, हमारा माइंड डेवलप होता है, हम ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपकी टाइप्स आ जाएगी, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप्स की होती है, काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें एरोबिक्स और कार्डियोवास्कुलर, जो बेसिकली हमारी बॉडी, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बॉडी फैट को कम करने में हेल्प करती है, और साथ में हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है अगर हम एरोबिक्स और कार्डियोवास्कुलर करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि एरोबिक्स एक्सरसाइज, तो वो आपको बताएगा, आप उसको परफॉर्म करेंगे, आपके हार्ट की जो लाइफ है वो बढ़ती जाएगी, पंप रेट अच्छा हो जाएगा, आपकी सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से सर्कुलेट होगा। साथ में जो आपका फैट है आपके अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, एरोबिक्स और कार्डियोवास्कुलर। इसमें बेसिकली आप डांसिंग कर रहे हो, चाहे जॉगिंग कर रहे हो, चाहे ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, भागने वाला होता है ना हमारा, उस पर भाग रहे हो, या फिर आप स्विमिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, रॉप जंप कर रहे हो, रस्सा कूद रहे हो, ठीक है, ये सारी हमारी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ में आती है, और ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारी फिजिकल बॉडी का यूज़ होता है और हम इसमें मूवमेंट करते हैं, हम अपनी बॉडी को हिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर गेन हो जाती है। देन आ जाता है कुछ अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में एरोबिक या फिर कार्डियोवास्कुलर के बाद स्ट्रेंथ या फिर वेट ट्रेनिंग, हम स्ट्रेंथ वाली डंबल कर लेते हैं, वेट ट्रेनिंग वाली कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो हमारी वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज, वो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें हम फिजिकल बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आप योगा, आसन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, आप अपना फुल ब्लैंड करते हैं, लेग स्ट्रेचिंग करते हैं, हैंड स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब किस में आती है, हमारी स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह एक्सरसाइज में, फिजिकल में आती है। देन आ जाती है एक्सरसाइज परफॉर्म करना, योगा परफॉर्म करना, वो भी हमारा एक्सरसाइज वगैरह आ जाती है। अच्छा, एजिंग क्यों लिखा है, जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी एक फ्रेश फील लेकर आती है, हमारे अंदर जो है एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आती है, जिससे हमारी जो हमें आगे ऐसे, जैसे हम नॉर्मल रहते हैं तो हमारे अंदर आलस आता है और हम जो है बहुत कम तेज़ी से अपने आप को डेवलप होता हुआ देखते हैं, बट थ्रू एक्सरसाइज ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी कम हो जाती है। जैसे है ना, बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करो तो आप ज़्यादा जवान दिखोगे, अच्छे दिखोगे, एक्चुअली में ऐसा होता है क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे फेस पे ग्लो होता है, हम अपने आप पूरी बॉडी में डेवलपमेंट दिखती है, और हम जो है बिल्कुल एकदम ऐसा फ्री बोर और एकदम लेजीनेस जैसा फील भी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो टिप्स दे रखी है कुछ, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आप सुन लीजिए। टिप्स फॉर चूजिंग द टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, आप अपने लिए कौन सी एक्टिविटीज़ चूज़ करेंगे, फिजिकल आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी, तो किस तरह से आपको चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें आपको फन हो, मज़ा आ रहा हो, कन्वीनियंट हो, इजीली आप परफॉर्म कर सके। करने बैठ गए ऐसी एक्सरसाइज जो हो ही नहीं रही और गुस्सा हो रहेगा और करोगे भी नहीं, तो इसलिए फन एक्टिविटी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, जिससे आप इजीली कर सके। ऐसी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए जिससे आपको पेन हो रहा हो, ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है हमने साथ में। और आप एक्चुअली अपने गोल के अकॉर्डिंग, मतलब
जैसे मैं हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहूँगी तो मैं थोड़ा वेट गेन करना चाहूँगी तो मैं वेट गेन वाली एक्सरसाइजेज करूँगी। कोई पर्सन है जिसको वेट लूज़ करना है तो वो वेट लूज़ वाली करेगा। कोई है कि उसको हाइट बढ़ानी है तो वो हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर गोल हमें एक्सरसाइज चूज़ करनी है, ठीक है ना। और जो भी है सारे मतलब ये सब चीज़ों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, जो जॉगिंग, जंपिंग, ये सब हमें अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वार्म अप के टाइप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ चूज़ कर रहे हैं तो हमारे पेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। मान लो आपका एक दोस्त है वो फिजिकली थोड़ा फिट है तो आप क्या करोगे, आप वो तो 200 रास्ता कूद रहा है एक बारी में और आप सोचोगे मैं भी नहीं, मैं तो 250 कूदूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप अपने पेस के अकॉर्डिंग करो। अगर आप 50 कूद सकते हो तो 50 कूदो, 10 कूद रहे हो तो 10 कूदो। अब कोई 20 पुशअप मारा, 50 मारा, आपसे 2 नहीं लग रहे और आप जबरदस्ती कर रहे हो, इससे बॉडी हार्म होगी। तो अपने पेस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। जो भी हमारी इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग करना है, जो हमारी कैपेबिलिटी है। और साथ में ऐसी इंटरेस्ट हमें अपने, अगर मान लो हमारा इंटरेस्ट हट रहा है, हम चेंज करना चाहते हैं तो वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। और साथ में रियलिस्टिक रहो हमेशा, कि हमेशा जो है जो भी आप हो उसी के अकॉर्डिंग रहो। एक तो हमें ना कभी भी शो ऑफ के लिए कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें आपको रिलैक्स करे, आपको फन लविंग लगे, आपको इन्जॉयमेंट दे, वही चीज़ें हमें परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये पूरा हमारा फिजिकल एजुकेशन वाला टॉपिक था, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ बताओ, परफॉर्म करो, या शॉर्ट नोट में बताओ कि हमारा स्ट्रेंथ वेट गेनिंग क्या होता है। तो ये सब PDF मिली होगी, एक बार रीड लगा लेना, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, फिजिकली फिट होना इज फिजिकल फिटनेस, बट अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोले तो गुड फिजिक जो होती है, अच्छी खासी बॉडी हो, अच्छी खासी मतलब बॉडी इन द सेंस कि नॉर्मल हमारी बॉडी हो, हम प्रॉपरली काम कर पा रहे हो, इट इज़ फिजिकल फिटनेस। बट अगर हम डॉक्टर की लैंग्वेज में बोले उनके अकॉर्डिंग, अगर हमारे सारे जो सिस्टम्स है जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, हमारा न्यूरो सिस्टम, या फिर हम अगर बात करें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम जब ढंग से काम कर रहे होते हैं तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो बंदा फिजिकली फिट है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है। बट एक्चुअली में फिजिकल फिटनेस होता क्या है। फिजिकल फिटनेस होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, जो भी काम है, डेली रेगुलर रूटीन वर्क है, वो करने की कैपेसिटी। साथ में जब आप उस रूटीन वर्क को कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उसमें आपको काम करके उसके बाद भी आपके अंदर कुछ एनर्जी सेव रह जाए, वही हमारा क्या होता है, फिजिकल फिटनेस होता है। अब एक एग्जांपल सुनना, जैसे मैं अपना बताती हूँ। अगर मान लो मेरा एक डेली टास्क है, मैं उठती हूँ, खाना वाना खाती हूँ और जो भी काम करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, पढ़ती हूँ, जो भी काम करती हूँ, उसके बाद मान लो एक इमरजेंसी सिचुएशन इन द सेंस एक और टास्क जो कि है वीडियो बनाना। कॉन्टिन्यूसली 1-1.5 घंटे खड़े रहना पड़ता है, बैठ नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे एनर्जी लग रही है पूरी। इस काम के तुरंत बाद अगर मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी बचती है, मैं और काम भी कर सकती हूँ, देन आई एम फिजिकली फिट। बट मैं ये काम करने के बाद थक जाती हूँ या यहीं पे बीच में स्टॉप कर देती हूँ, तो मतलब मेरी फिजिक गुड नहीं है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। तो समझ गए। तो कैपेसिटी टू डू रूटीन एक्टिविटीज़ विदाउट फटीग, बिना थके हुए पहले नॉर्मल रूटीन कर पा रहे हैं। और अगर कोई चैलेंज आ जाता है, कोई जो भी हमारे पास एकदम से कोई सिचुएशन आ जाती है, उसको करना और उसके बाद भी एनर्जी रहना इज फिजिकल फिटनेस। अगर हम बात करें, एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। लाइफ के जो भी चैलेंजेस है, प्रेजेंट है, जो भी हम अपने पोटेंशियल के साथ कर सकते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं, वही हमारी फिजिकल फिटनेस होती है। अगर फिजिकल फिटनेस की हम बात कर ही रहे तो कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो पहली हो जाती है फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द, यही वाली जो मैंने लिखी हुई है। देन एक आपकी आ जाती है सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू स्ट्रेसेस ऑन वंस लाइफस्टाइल। एक लाइफस्टाइल में हम जो भी हमारे स्ट्रेसेस वगैरह है, जो भी हम काम है, उस पर सक्सेसफुली उसको परफॉर्म कर लेते हैं, उसको फेस कर लेते हैं, यही हमारा फिजिकल फिटनेस होती है। अगर एक और डेफिनेशन की और सुन लो, फिजिकल फिटनेस इम्प्लाइज दैट द बॉडी सिस्टम आर कैपेबल फॉर कैरिंग ऑन देयर एक्टिविटीज सेटिस्फैक्टरली। हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटीज़ है वो सेटिस्फैक्शन के साथ पूरा परफॉर्म कर पा रही है, वही हमारी फिजिकल फिटनेस है, मतलब बिना थके काम को कर पाना। अगर हम जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या हेल्थ एक्टिविटीज़ या फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है। देखो, एक तो आपका स्लीप पैटर्न बढ़िया हो जाता है, साथ में जो है प्रोडक्टिव चीज़ें होती है, पूरे दिन में प्रोडक्टिव दिन बन जाता है। साथ में हम अपनी बॉडी से कंप्लेन कम करते हैं कि आज हमसे कुछ हो नहीं पाया या कुछ भी, एनर्जी सही रहती है। साथ में जो है स्ट्रेस का लेवल, टेंशन की लेवल जो है वो कम हो जाती है।
बेटर स्लीप हमने बात कर ली, और साथ में हम अपनी लाइफ को इंजॉय ज़्यादा करते हैं और हमारे अंदर मोर एनर्जी रहती है काम को करने की। ये क्यों होता है? जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में डेली पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी बॉडी उस तरह से स्ट्रांग बनती चली जाती है। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, 15 से 20 मिनट के लिए सही, हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के जो भी कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स क्या है हमारे फिजिकल फिटनेस के? ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्ट्रेंथ, देन मस्कुलर एंड्योरेंस, देन स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, बैलेंस, पावर और कोऑर्डिनेशन। ये सारे कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको लिख लो या फिर रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहला आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। मतलब बेसिकली ये हमारी बॉडी को फिजिकली फिट बनाता है। कार्डियोवास्कुलर समझ गए ना? ये हमारा कहाँ गया? कार्डियोवास्कुलर। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर हमारा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट कार्डियोवास्कुलर बेसिकली हमारे हार्ट के रेट को, हमारे हार्ट पंपिंग को, हमारी सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर होता है। देन आता है हमारे मस्कुलर एंड्योरेंस, कि हमारी मसल्स में कितनी ताकत है, वो कितनी अच्छे से किसी काम को परफॉर्म कर पाती है, वो हमारे फिजिकल फिटनेस को शो करती है। देन हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हम किसी काम को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो शो करती है कि हम कितने फिजिकली फिट है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है हमारी, डिवाइड किया होगा, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक की बात करते हैं तो ये हमारी बेसिकली वो स्ट्रेंथ होती है जो आइसोटोनिक होती है। लिख लो, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। बेसिकली इसमें मूवमेंट्स आराम से दिखती है। अगर मान लो मैं अपनी स्ट्रेंथ लगा रही हूँ, मान लो मैंने उठाया डंबल बहुत बड़ा मस्त एकदम, तो ये मेरी डायनेमिक स्ट्रेंथ होगी। इसमें मुझे मूवमेंट दिखाई दी, इसमें मुझे फिजिकली वर्क दिखाई दिया, ये मेरी डायनेमिक स्ट्रेंथ यूज़ हुई है। फिर आती है हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसमें जो है आपको मूवमेंट नहीं दिखती, आइसोमेट्रिक इसे हम कहते हैं। इसमें कोई मूवमेंट शो नहीं होती है, जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है, हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, भाई ध्यान रखना। इसमें बॉडी, मैंने गलती से एग्जांपल, इसमें वेट लिफ्टिंग आ जाएगा आपका स्टैटिक में, और डायनेमिक में आप बॉडी को इधर से उधर मूव कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम डायनेमिक में ही आगे फर्दर बात करें तो हमारी स्ट्रेंथ होती है बेसिकली थ्रो करना, थ्रोइंग इवेंट जो होते हैं, पावर लिफ्टिंग जो होती है, वेट लिफ्टिंग जो होती है, वो सारी इसमें आती है। या फिर स्विमिंग करना, इसमें भी हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है, हमारी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। या फिर एक होती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसमें आप जंप करते हो, लॉन्ग जंप करते हो, हाई जंप करते हो, वो भी हमारे डायनेमिक में आती है। फिर स्टैटिक में आपकी स्टैटिक रहती है चीज़ें, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आप एक ही जगह पे खड़े होकर विदाउट मूविंग आप उसको लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, ये हमारी स्ट्रेंथ हम समझ ली। उसके बाद आता है स्पीड में क्या होता है? बेसिकली हम किस काम को, किस टास्क को कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ आती है। स्पीड आती है। स्पीड में हम चीज़ें देखते हैं कि हमारा टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं। स्पीड क्या है मूवमेंट की, एक्सेलरेशन किसी काम को करने की स्पीड क्या है, साथ में स्पीड की एंड्योरेंस क्या है, कितनी देर तक हम मेंटेन कर पाते हैं, वो सब चीज़ें हमारी फिजिकल फिटनेस का ही कंपोनेंट है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, किस तरह से हम फ्लेक्सिबली काम कर पाते हैं, ये सब हमारी फिजिकल फिटनेस का ही पार्ट है। जितना फ्लेक्सिबल काम कर पाएंगे उतना फिजिकली फिट है। तो फिजिकल फिटनेस में भी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव भी फर्दर स्टैटिक और डायनेमिक होती है। अगर हम बात करें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हम जो है अपनी स्ट्रेचिंग तो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर की हेल्प की मदद से। जैसे हम करते हैं ना कि हमें जो है पैर को एकदम वो करना है, तो हमारे 2 फ्रेंड्स हम ऐसे करके एक इधर ये हम अपने टास्क परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। या फिर कोई और हमें हेल्प कर रहा है कि हम स्ट्रेच कर रहे हैं, वो हमें बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। तो स्ट्रेचिंग में जब दूसरा पार्टनर हेल्प करता है वो हमारी पैसिव होती है, पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत होती है, हेल्प ऑफ पार्टनर। एक्टिव में हम खुद से टास्क को परफॉर्म करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, खुद अपना स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं पैरों को, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम एक्टिव की बात करें, इसमें भी स्टैटिक होती है और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब एक ही स्टैटिक पोजीशन में, जैसे हम योगासन परफॉर्म करते हैं, और डायनेमिक में हम जिम्नास्टिक, जैसे जिम्नास्ट वगैरह करते हैं, डाइव करते हैं, यूँ करके सीधा डाइव किया पानी में, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी डायनेमिक। और एक ही जगह पे कर रहे हैं तो स्टैटिक, खुद ही कर रहे हैं ये, तो इसीलिए एक्टिव, ठीक है। देन आ जाता है हमारा एजिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली ये क्या होता है? रेडी टू एक्ट, किसी भी चीज़ को हम कितनी तेज़ी से एक्ट कर पा रहे हैं। जैसे हमारे को जिगजैग रनिंग दे दी तो हम कितनी तेज़ी से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो हमारी एजिलिटी है। हम किसी चीज़ को कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्स देते हैं।
देन आ जाता है हमारा बैलेंस, हम कितने अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं या नहीं, हमारी बॉडी बैलेंस कर लेती है या नहीं। फिर आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट चीज़ों से हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं या नहीं। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट। एक रह गया पावर, कि कितनी पावर हमारे अंदर है, कितनी एबिलिटी है, मसल्स कितना गेन कर सकती है, मसल कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अप्लाई कर सकती है, वो हमारी पावर हो जाएगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल फिटनेस। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भाई ये बातें करते करते सारी चीज़ें समझ आ गई। स्ट्रेंथ डेवलप होती है, हम जो है फ्लेक्सिबल बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस आता है, ये सब चीज़ें तो है ही। और साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि बॉडी के फंक्शंस अच्छे से काम करते हैं अगर हमारी फिजिकली हम फिट है तो। साथ में हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, साथ में हम बेटर तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पाते हैं, रूटीन काम अच्छे से हो पाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ में हमारे स्ट्रेस को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है, हमारे अंदर सोशल क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है, साथ में जो है हमारी एजिंग डिले हो जाती है, मतलब हम जल्दी बूढ़े नहीं हो रहे होते हैं, मतलब हम जो है प्रॉपर जब काम, देखो फिजिकली फिट बंदा कभी बूढ़ा कहलाएगा ही नहीं। बूढ़ा क्यों कहलाता है, जब हम अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमारी एजिंग डिले कर देती है। तो ये सारी हमारी क्या हो जाती है, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसलिए हमें फिजिकली फिटनेस मतलब फिजिकल टास्क परफॉर्म करने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के प्रिंसिपल्स की। बेसिकली जब भी हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस, सिस्टमैटिक और रेगुलर टास्क होता है। जब हम रेगुलरली इसको परफॉर्म करते हैं तभी हमारी फिजिकल फिटनेस है हमारे अंदर आती है। तो अब कौन से प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप करना ज़रूरी होता है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इससे हमारी बॉडी को एक गर्माहट मिलती है और हमारी बॉडी रेडी हो जाती है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन रेगुलरिटी, जो भी हम काम करें उसे रेगुलर बेसिस पे करने हैं विदाउट ब्रेकिंग, सीरियसली उसको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। देन ओवरलोड, मतलब हमें एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कर लेनी है, फिजिकल फिटनेस वाली चीज़ें नहीं कर लेनी है। एक परफॉर्मेंस मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ करके, या जब भी हमें लगता है कि अब इंक्रीज़ हो सकती है तब करनी है, ओवरलोड नहीं करना है। देन वैरायटी, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको वैरायटी के साथ करें, अलग अलग वैरायटी उसके अंदर लेकर आए, ताकि हम हर टाइप की जो चीज़ें हमारे अंदर आए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, जो भी एक्सरसाइज सारी होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर वैरायटी आए और बॉडी फिजिकल फिट हर तरीके से हो। मे बी ब्रीथ के मामले में हो, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में हो, स्ट्रेचिंग के मामले में हो, सब चीज़ों के मामले में। प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी करना है। उसके बाद प्रॉपर रेस्ट 2 बार लिख दिया गलती से। प्रॉपर रेस्ट के बाद प्रोग्रेशन मतलब होता है कि धीरे धीरे अपनी जो एक्सरसाइज की कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाना है। मान लो स्टार्टिंग वाले दिन में 2 पुशअप मारे, 2 पुशअप मारे 4-5 दिन, फिर आपने 3 करे, 4 करे, 5 करे, फिर सीधे 10 करे। तो इस तरह से प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेशन लेकर आना है। एज एंड सेक्स, अकॉर्डिंग टू द एज, जो भी आपकी एज है और जो आपका सेक्स है, आप मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज चूज़ करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स जरूर फॉलो करने हैं जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। देन आता है हमारा मीन्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट करनी है, होगी कैसे, ये मीनिंग नहीं है। मीन्स मतलब क्या सोर्सेज है, किस तरह से कर सकते हैं, किस किस तरीकों से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था ना, वही कि किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट हो सकती है। सबसे पहले जॉगिंग आप करो, जॉग करो, इससे भी आपकी फिजिकल, आपकी पावर बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देन कैलिस्थेनिक हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज हम करेंगे, पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह। इससे हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी फिजिकली फिट बनेगी। साथ में साइकिलिंग हम कर सकते हैं, स्विमिंग हम कर सकते हैं। रिदमिक एक्सरसाइज, रिदमिक मतलब कि डांस वगैरह जो हमारी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक कर दे। साथ में गेम स्पोर्ट्स में पार्ट्स ले सकते हैं। और सर्किट ट्रेनिंग मतलब होता है एक टास्क ऑफ ट्रेनिंग हमने ले लिया, कुछ एडवांटेजेस ले लिए, तो हम इकट्ठे ही वो सारी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ऐसे करके एक्सरसाइज कर ली, फिर मैंने जो जॉगिंग कर ली, फिर मैंने एक सर्किट बना, और ये रोज़ परफॉर्म रेगुलर वार्म अप जैसे हम करते हैं ना, 5-6 एक्सरसाइजेज का सेट होता है। तो सर्किट ट्रेनिंग हमें करनी है, एक के बाद एक। इससे हमारी एंड्योरेंस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ, प्रिंसिपल पता चल गए, मीन्स पता चल गए। अब हम फिजिकली फिट है या नहीं, हमने कर तो बहुत कुछ लिया, कर भी रही है रेगुलर बेसिस पे, तो चेक कैसे करेंगे। कुछ टेस्ट है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं टू चेक वेदर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर परफॉर्म। मेजर हम कैसे करेंगे, किस तरह से पूरे हैं या नहीं है। ठीक है, तो इन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, ये बेसिकली 7 ईयर और 7 से बड़े ईयर्स के बच्चों के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक फ्लोर मैट की ज़रूरत होती है और जो है मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है। तो मान लो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है,
यहाँ से जंप किया, देखा कितनी दूर है, मेजरिंग टेप से नापेंगे तो स्टैंडिंग लॉन्ग जंप से हमें पता चल जाएगा। ये आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गई, इससे पता चल जाएगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस, आप कितनी फिजिकली फिट है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप में आप क्या करेंगे, वर्टिकली एक ही जगह पे कूदेंगे कि कितना आप हाई कूद पा रहे, वर्टिकल जंप के थ्रू चेक कर सकते हैं। देन हमारा बेंट नी सिटअप्स। बेंट नी सिटअप्स का मतलब हो जाता है जब आप ऐसे बेंट करके अपने नीज को फोल्ड करके सिटअप्स लगाते हैं ऐसे ऊपर नीचे होके, तो ये क्या होता है, हमारा बेंट नी सिटअप्स हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम अपने पार्टनर की हेल्प से भी ये करते हैं, तो वही हो जाता है बेंट। उसके इससे भी हमें पता चलता है हमारी फिजिकल फिटनेस। देन पुशअप्स। पुशअप्स आपको पता ही है, पुशअप्स लगा सकते हैं, उससे भी पता चलेगा। एक पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए, सब ध्यान रख के करना है। देन आ जाता है हमारा शटल रन टेस्ट। शटल रन टेस्ट में क्या होता है, जैसे हम एक जगह पे कुछ परफॉर्म रखते हैं, शटल रख लो, कुछ भी रख लो, जाओगे, पिक करोगे, वापस आओगे। ठीक है, ये रिले रेस की तरह एक तरीके से होता है, तो जाओगे, लेके आओगे, तो ये शटल रन टेस्ट हो जाएगा। इससे आपकी एंड्योरेंस पता चलेगी, स्पीड पता चलेगी, और आपकी बॉडी के काफ़ी सारे जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको मेजर हो जाएगा कि आपकी ये सही है या नहीं है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, आपके अंदर एंड्योरेंस है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल फिटनेस की इसके थ्रू टेस्ट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे योगा। योग क्या होता है, योग और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, योगा की कितनी एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें। तो योग जो है एक संस्कृत वर्ड युज से बना है, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट और टू ज्वाइन। किसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे। ठीक है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना इज योगा। ठीक है, तो मीन्स योगा का मतलब एक्चुअल मीनिंग जो होता है टू यूनाइट और टू ज्वाइन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर ले तो ये इट इज़ द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेन्स कॉन्शियसनेस। मेन की कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट को ही हम योगा कहते हैं। अलग अलग पर्सन ने अलग अलग डेफिनेशन में योगा के बारे में बात की है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम पतंजलि की तरफ से बात करें तो चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज़ योगा। हमारे माइंड के इम्पल्सेस को चेक करना योगा होता है। अगर हम बात करें महर्षि वेद व्यास की डेफिनेशन की तो योगा इज़ अटेनिंग द पोज। पोज को अटेन करना योगा होता है। अगर हम बात करते हैं दूसरी, हम एक और है श्री भारती कृष्ण तीर्थ की बात करें तो उन्होंने बोला है वननेस ऑफ मैन विद गॉड, वननेस ऑफ मैन विद गॉड इज़ नॉन एज योगा। मतलब भगवान का मिलन एक तरीके से हमारा योग होता है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है ना, परमात्मा भगवान। उसके बाद योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु, मतलब एक तरीके से क्या है, हम योगा सब कुछ है, योग से ही होगा, योगा करोगे तो होगा, मतलब हर चीज़ योग से होती है। तो योग हमें मिला देता है पूरे प्रभु से। लेकिन योग इतना आसान नहीं होता, मतलब मैंने 2 स्टेप किए हो गए भाई मिल गए भगवान, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली भगवान से मिलने का मतलब है अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। और जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा के 8 अंग होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अष्टांग योगा। अष्टांग योगा मैं पढ़ाती हूँ, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या योगा की इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, हम सब योग करते रहते हैं, तो सबसे पहले हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है, साथ में ओबेसिटी, मोटापे की कमी को कम करने में हेल्प करता है, साथ में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, हमारी मेंटल टेंशन को कम कर देता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी ब्यूटीफाई होती है, हमारी बॉडी की फिजिक अच्छी बनती है, फिजिकल फिटनेस तो आती ही आती है। साथ में हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन प्रॉपरली वर्क करते हैं। और भी दुनिया भर की हमारी इंपॉर्टेंस हो सकती है, आप वो अपने आप जो है लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी आइडिया आ रहा होता है तो, अदरवाइज़ ये तो है ही हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं अष्टांग योगा की 8 एलिमेंट्स की बात करते हैं। मैं नाम पहले बोलती हूँ, ये याद कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट लर्न करके जाना एकदम। ठीक है ना, सबसे पहले यम, देन नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहारा, देन धरना, देन ध्यान, देन समाधि। ये हमारे 8 एलिमेंट है। अगर हम एक एक करके शुरू करते हैं तो पहला एलिमेंट आता है यम। यम मतलब जब भी हमें अपनी योग में जाना है, हमें आत्मा से परमात्मा का मिलन कराना है, हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये 8 स्टेप में ये सारा प्रोसीजर पूरा होता है। आपने एक्सरसाइज कर लिया, आसन कर लिया, उससे नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर यम होना चाहिए, मतलब सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए। इंग्लिश में लिख लो सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन का मतलब होता है हमारे अंदर ये 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर हमें आत्मा से परमात्मा मिलना। सबसे पहले 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सच, ट्रुथफुलनेस की होनी चाहिए, सत्य की क्वालिटी होनी चाहिए। नो स्टीलिंग, चोरी वगैरह नहीं करेंगे, ये वाली एक क्वालिटी होनी चाहिए। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम जो हमारा मॉडर्नेशन आ रहा है सेक्स के प्रति, जो हमारी इंटीमेसी के प्रति जो आ रहा है, उसमें हमें क्या लाना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य। मीन्स
इसको इंग्लिश में सेलिबेसी लिखा गया है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है बिफोर मैरिज जो हम इतना मॉडर्न हो चुके हैं उस चीज़ को वहाँ तक स्टॉप करो। आफ्टर मैरिज मैरिड कपल्स के लिए वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन तब तक हमें ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेना चाहिए। मीन्स ये एक्चुअली कहता है कि हमें ये सब चीज़ें अपनी, मतलब एक तरीके से ब्रह्मचर्य का मतलब ये हो हमारी बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए, हम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये कहता है। उसके बाद आता है नॉन वायलेंस, हमें हिंसा नहीं करना है। देन आता है नॉन एक्विजिटिवनेस, मतलब क्या है, इसका वर्ड का मतलब समझ लो कि हम जो है हमें ये जो मोह माया है ना पैसों वाली, उससे दूर रहना है। ये पैसा क्या है, ये अगर हम इसमें रहेंगे तो हम इसमें नहीं आ पाएंगे, तो हमें ये पांचों चीज़ें सबसे पहले अपने अंदर लानी पड़ेगी कि मोह माया को दूर करना, ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। जब हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ आती है फिर हम फॉलो करते हैं नियम। नियम मतलब देखो, नियम मतलब वही नियम जो हम रेगुलर हैबिट्स फॉलो करते हैं, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर काम को परफॉर्म करना, अपने नियम से चलना इज नियमा। डिसिप्लिन लाना, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना लाइफ में, वो हमारा नियम होता है। पहले हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम नियम को फॉलो करना शुरू करेंगे, एक प्रॉपर नियम बनाएंगे जो है वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, बेटर ग्रोथ में हेल्प करेगा। देन आता है आसन। आसन के बारे में अभी आगे पढ़ने वाले, बट आसन बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म करेंगे जिससे हमारी बॉडी भी फिट रहे, हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली चले, हम प्रॉपरली सुबह उठे, अपने आप को फ्रेश फील करवाएं, देन हम बाकी टास्क परफॉर्म करें। तो आसन परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन आता है प्राणायाम। हमने आसन किए तो बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई, बट हमारी बॉडी अंदर से प्योरीफाई करनी है, अंदर से साफ करनी है, उसके लिए प्राणायाम करने पड़ेंगे। जैसे आप कपालभाति करते हो या फिर जो भी आपकी सांस वाली एक्सरसाइजेज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, रेस्पिरेटरी की एक्सरसाइजेज होती है, जिससे हमारा वर्किंग प्रॉपर हो, हम लंबी हमारी उम्र बढ़ती जाए। तो ये क्या होता है हमारा, हमें उसको प्राणायाम में फोकस करना है, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। देन आता है हमारा प्रत्याहार, इसको बोलेंगे डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस, इंग्लिश में लिख लो डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस, सेंसेस का डिसिप्लिन। ठीक है, अगर डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम करते हैं ना मेडिटेशन वगैरह, उस तरह से एक तरीके से हम अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में लाएंगे तो हम अपनी सेंसेस को डिसिप्लिन में लाएंगे इसमें। देन आता है हमारा धारणा। धारणा मतलब धारण करना, कॉन्सेंट्रेशन करना, कर लिख लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। हमें कॉन्सेंट्रेशन रखनी है अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टास्क पे जो भी हम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगी, हम इधर से अपना ध्यान हटाएंगे और फोकस रहेंगे तो हमारे अंदर, हम अब देखो बहुत स्टेप पे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जब हम ये सारे फॉलो करते जाते हैं अब हम आ गए कॉन्सेंट्रेशन तक, हमने अपनी बिल्ड कर ली, कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आता है ध्यान। अब हम ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान मतलब यहाँ पे हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया था, मेडिटेशन के थ्रू भी करते हैं, बट यहाँ हम प्रॉपर मेडिटेशन में चले जाएंगे। हमें कुछ भी आसपास नहीं फील हो रहा है, हमें आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम मेडिटेशन में आना है। लिख लो ध्यान मतलब आपको मेडिटेशन करना है। और लास्ट स्टेप हो जाएगा, आप हर चीज़ों से अलग हो जाओगे। यहाँ पहुँचना बहुत टफ है, बहुत ध्यान में जो लोग लगे रहते हैं ना वही यहाँ तक पहुँचते हैं, ये बहुत मुश्किल है। बाकी आप यहाँ तक भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन तक कर लो, मेडिटेशन तक कर लो। जब मेडिटेशन का लेवल बहुत अप हो जाता है तब हम आते हैं अपनी समाधि स्टेज पे। समाधि मतलब टोटल एब्जॉर्प्शन, सब कुछ मिल जाना। एबिलिटी मतलब हम अपने आप से सच्चे बन गए हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन हमारी अच्छी हो गई है, साथ में जो है अब हम अपने सोल से मिल चुके हैं, अपनी आत्मा से मिल चुके हैं, समाधि की सिचुएशन में चले जाते हैं लोग। तो ना कुछ लोग समाधि ले ली, समाधि मतलब वहीं बैठ के उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना अच्छा, उनका मेडिटेशन इतना अच्छा, प्राणायाम अच्छा, जिससे वो अब उस सब चीज़ों से हट चुके हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हम समाधि तक पहुँचते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा कि कुछ योगा की कुछ थेरेपीज़ है हमारी बेसिकली, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें एक्चुअली ट्रीटमेंट करना है। बेसिकली किस तरह से हम योग वगैरह अगर हम कर रहे हैं तो अच्छा बेनिफिशियल कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डाइट ही अच्छी नहीं ले रही, कितनी योगा कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन बात करते हैं सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ योगा। योगा की प्रैक्टिस हमें सिस्टमैटिक तरीके से करनी है, योग रोज़ करना है, योग करना है, अच्छे से करना है। देन एडुकेट नॉलेज ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सेल्फ, अपने आप से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को बेटर ट्रीट कर पाए, बेटर समझ पाए। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेते हैं या थ्योरोपैटिक हम वेज की बात करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें 3 स्टेप्स में रहता है। पहले प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर योगा होना चाहिए, देन हमें अपने बारे में सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली
पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमने सारी बात कर ली, ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर है, बट अब हमें कुछ आसन के बारे में पता चलना चाहिए, वरना शॉर्ट नोट में आ जाएगा कि एक आसन, उसके बेनिफिट बताओ, उसके स्टेप्स बताओ। तो अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, हमारे अष्टांग योगा थे उसमें आसन की बात करें, तो आसन ये योगा का थर्ड स्टेप है। यम नियम के बाद हम आसन परफॉर्म करते हैं। 4 टाइप के आसन होते हैं। अब आप इसको लिखते जाइए अपने साथ साथ। मेडिटेटिव आसन, जो मेडिटेशन वाले आसन होते हैं, जिसमें हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, मेडिटेटिव आसन। नेक्स्ट होते हैं रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव मतलब बेसिकली ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हमारे मेंटल माइंड को रिलैक्स करते हैं। देन कल्चरल आसन, जो बॉडी की फिटनेस के लिए होते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह। देन आते हैं आपके थ्योरोपैटिक आसन। थ्योरोपैटिक मतलब बेसिकली किसी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होता है ना, किसी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उनको एक एक्सरसाइज का योगा बताया जाता है, तो वो थ्योरोपैटिक हमारे आसन में आते हैं। 4 टाइप के आसन हमने बात की, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव, कल्चरल और थ्योरोपैटिक। ठीक है, अब हम आसन की बात करें तो आसन का एक टाइम होता है। आसन को हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट अगर हम मॉर्निंग के टाइम पे परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो धीरे धीरे काम करते हैं। अब टाइम के लिए देख लो, बेसिकली आइडियली अगर हम बोले तो योगा को हमें मॉर्निंग में 3 से 6 के बीच में करना चाहिए, जिसे हम धन बेला बोलते हैं, और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं 3 से 6 के टाइम पे। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें तो 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड, अगर हम नहीं कर सकते हैं सुबह के टाइम पे, तो 2 से 3 घंटे बाद, खाना खाया आपने कभी, उसके 2-3 घंटे बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं योगा की। ठीक है, इफ़ वन टेक्स अ कप ऑफ टी और मिल्क इवन दो अ गैप ऑफ हाफ एन आवर, अगर आपने सिर्फ चाय पी है, कॉफ़ी पी है, उसके बाद भी तुरंत योगा करने मत बैठना, आधे घंटे का गैप वहाँ पे भी होना चाहिए। और खाने के बाद अगर आप करना चाहते हो तो 2-3 घंटे का गैप लेकर ही करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, हम कोई भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेंशन नहीं होनी चाहिए उस योगा को करते समय, मतलब पेन वगैरह रिलीफ होना चाहिए, आराम से कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इन्जॉय होना चाहिए। साथ में जो है आपको कम से कम 30 से 1 घंटे के बीच में, 30 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए, अपने योगा आसन को परफॉर्म करना चाहिए। 30 मिनट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, 30, 35, 40 जितने भी मिनट आपसे हो, और ज़रूरी नहीं अगर 30 नहीं हो रही तो उससे कम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं एरिया फॉर प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस के एरिया की बात करें तो आपको ओपन में करना चाहिए, अगर ओपन में कर सकते हो, मॉर्निंग की फ्रेश एयर भी होती है, तो अगर आप मॉर्निंग में 3 से 6 कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो कोई भी टाइम चलेगा, ऐसे तो बता दिया है आपको। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए जहाँ भी कर रहे हो, मान लो आप घर के बाहर नहीं कर रहे हो, पार्क में नहीं कर पा रहे हो, घर के अंदर ही आप योगा आसन परफॉर्म कर रहे हो, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर हवा पास होनी चाहिए, सांस आना चाहिए, प्रॉपर बंद नहीं कमरा होना चाहिए। ठीक है, बेड के ऊपर नहीं करना चाहिए, सोफे के ऊपर बैठ के मत करना एक्सरसाइज, रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो एरिया प्रॉपर होना चाहिए, ज़मीन पे अपना मैट बिछा के आपको करना है, कारपेट के ऊपर, मतलब आप कारपेट पे कर सकते हो, मैट पे बैठ के कर सकते हो, फ्लोर के ऊपर कर सकते हो, बट बेड के ऊपर मत करना, तो एरिया ऑफ प्रैक्टिस वो गलत हो जाएगा। समर सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन फ्री एरिया में कोशिश करो कि आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सको, तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो हो पाएगी और आसन का बेनिफिट मिल पाएगा। ये तो हो गया प्रैक्टिस का एरिया और टाइम कब हमें आसन करना चाहिए। अब रेस्ट की बात कर लेते हैं, रेस्ट किस तरह से है। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें एकदम लॉन्गर ब्रीथ लेनी है, जो भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं 5 से 7 बार लेनी है। ठीक है, आसन के तुरंत, आसन के बाद, जो भी आसन किया उसके बाद, देन फिर दूसरा आसन करना चाहिए। शॉर्ट पीरियड रेस्ट का रखना चाहिए, हर एक आसन के बाद हमें रखना है। ठीक है, जो भी हम आसन कर रहे हैं उसके बाद में। देन अब हम बात करते हैं एक एक आसन की कैटेगरी वाइज। जब हम आसन की बात करते हैं तो हमने कैटेगरी बांट ली थी मेडिटेटिव में आपके आसन के कुछ नाम बता देती हूँ, सुखासन और पद्मासन। देन अगर हम बात करें रिलैक्सेटिव में भी कुछ आसन होते हैं, शवासन और मकरासन। देन कल्चरल की बात करें तो भुजंग आसन हो गया आपका, त्रिकोण आसन हो गया, पाश्चिमोत्तासन हो गया, चक्रासन हो गया और ताड़ासन। और जब हमने लास्ट कैटेगरी थेरेपी वाली बात की थी तो उसमें क्या था कि हमें जो है, जो हमारी थेरेपी होगी उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी आसन परफॉर्म कर सकते हैं जो बताया जाएगा। तो डिजीज़ से बचने के लिए तो वो पर्टिकुलर होगा। अब अगर हम बात करें एक एक आसन की, मैं कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। एक आसन पढ़ा, उसका प्रोसीजर पढ़ना, उसके मेजर्स पढ़ लेना, किस तरह से आपको वो परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी मेडिटेटिव आसन, सुखासन की बात करते हैं। इसमें आपने क्या पढ़ना है, एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है, आपको बैठना है, पैर के ऊपर पैर फोल्ड करके जो हम बैठते हैं उसे हम बोलते हैं सुखासन। सुख मिलता है, इससे मज़े आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है इस आसन के, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है,
मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। हम अपने माइंड को जो है एकदम किसी भी काम को करने के लिए रिलैक्स कर सकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लोअर जॉइंट में आती है क्योंकि पैर के ऊपर पैर फोल्ड किया है तो मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट पद्मासन। अगर हम पद्मासन की बात करें तो पद्मासन में क्या होता है, हमें बैठना होता है। इसमें भी बैठने का ही आसन है ये। इसमें देखो अभी आप जो है नेट पे सर्च करना पिक्चर्स को, वो मिल जाएगी आपको। अदरवाइज एक PDF जो है आपको मिली हुई है तुम्हारे टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो पद्मासन पे आपको पैर को फोल्ड करके बैठना है। अच्छा, इसमें एक वज्रासन और लिख लेना। इसमें आप जैसे खाना खाने के तुरंत बाद बैठते हो ना, पैर को ऐसे पीछे की साइड फोल्ड करके, वो आसन होता है। वज्रासन के बेनिफिट होते हैं आपके, हमें इस बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, डाइजेशन अच्छा करता है इसलिए बैठते हैं हम, एंकल जॉइंट को फ्लेक्सिबल कर देता है, मेडिटेशन के लिए भी अच्छा है, और हमें खाना खाने के बाद इसे करना चाहिए 5 मिनट के लिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद आता है पद्मासन। पद्मासन में हमें बेनिफिट क्या होता है, हमारी जो लेग्स है उसको स्ट्रेच कर देता है, साथ में जो है ये हमारी बॉडी को जो है अच्छा इम्प्रूव कर देता है। ध्यान में जाने का अच्छा वो है, जो हम ध्यान लगा रहे थे। साथ में जो है हमारी पोजीशन को इरेक्ट कर देता है, हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंस को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। देन अगर हम बात करें रिलैक्सेशन आसन की, तो इसमें हमारा शवासन होता है। शवासन मतलब एकदम शव की तरह लेट जाना, लेट के करना। मेंटल टेंशन हट जाती है इससे, ब्लड प्रेशर जो है इम्प्रूव, मतलब ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, काम करने के लिए एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और लेजीनेस और फटीग को रिमूव कर देता है। जैसे कोई भी काम करते हैं, कोई भी आसन परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद हम शवासन को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। फिर आता है इसी में एक मकरासन आपका हो जाता है। मकरासन में आप क्या करते हैं, बैठ के पोजीशन को पूरा करते हैं, और जो है देन हम बात करते हैं इसमें प्रोन पोजीशन में हमें मैट में बैठना होता है, ठीक है। हमारे गैप होता है पैरों के बीच में, हमारी हील्स के बीच में। देन जो है हमारी एल्बो फोल्डेड होती है। अब जो है अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, तो हमारी स्पाइन होती है उसके लिए इम्प्रूव के लिए होता है। साथ में हमारी जो गैशियस प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, वो ठीक करता है, और फिजिकल और मेंटल टेंशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। देन आते कल्चरल, काफ़ी सारे आसन हैं। तो कल्चरल आसन में सबसे पहले हम बात करते हैं भुजंग आसन, जो हम लेट जाते हैं, ऐसे लेट के अपने ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो वो हो जाता है भुजंग आसन, ठीक है। इसमें हम जो है अपना इसके बेनिफिट क्या है, बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, बैक पेन को रिमूव करता है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है हमारे शोल्डर और हैंड्स की, साथ में कॉन्स्टिपेशन की जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। मेंस्ट्रुएशन जो होती है, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन लेडीज़ के लिए, उसमें हेल्प करता है ये आसन, ठीक है। साथ में हमारी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर आता है त्रिकोण आसन। सीधे खड़े होकर एक हाथ से त्रिकोण बनाते हैं ऐसे करके, तो त्रिकोण आसन होता है, स्ट्रेच करता है बॉडी को, हाइट को, जिसको हाइट बढ़ानी है उसके लिए अच्छा होता है। साथ में जो हमारे लोअर एरिया के बेली फैट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। देन इसी में आता है एक वृक्ष आसन, लिखा नहीं हुआ है, वृक्ष आसन। वृक्ष पेड़ बनना होता है इसमें, एक पैर को अपने थाइज के बिल्कुल ऊपर पार्ट पे लगा के अपने हाथ को ऐसे करते हैं, ये होता है हमारा वज्रासन, सॉरी वृक्षासन, वृक्ष की तरह बनना है। इसमें हमारी जो बैलेंस बनता है बॉडी का, हम बैलेंस बनाना सीखते हैं, हमारी हाइट बढ़ने में हेल्प करता है ये, और साथ में हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है, मतलब रिलैक्स करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पाश्चिमोत्तासना। इसमें क्या होता है, हमारा बेसिकली हम जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बैठ के पूरा पैरों को टच करके अपने सर को अपने नीज पे टच करते हैं, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। साथ में फैट जो है हमारा लोअर पार्ट में बॉडी का, वो रिमूव हो जाता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, स्टमक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रिमूव कर देता है। देन आता है चक्रासन। चक्रासन मतलब ऐसे डी बन जाते हैं जब उल्टा, तो चक्रासन होता है, ये भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को हेल्प करता है। साथ में जो है इसको परफॉर्म करते हुए कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना है आपको, कुछ मेजर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ओरिजिनल पोजीशन में आराम से आएँ, झटका वटका ना लग जाए, हड्डी टूट जाएगी अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कर दिया तो, ठीक है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इसमें, रेस्पिरेशन अच्छा होता है। फिर ताड़ासन हो जाता है, ऐसे सीधे खड़े होकर स्ट्रेच करना, तो ताड़ासन आप सबको पता ही है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, साथ में मस्कुलर मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये सारे हमारे आसन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा सूर्य नमस्कार। देखो सूर्य नमस्कार की पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। मैं भी आपको एक वीडियो जो है PDF जो है दिला दूंगी आपको टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, सारी अपडेट वहीं पे आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार। 12 पोजेज सूर्य नमस्कार में होते हैं, 12 के 12 पोजेज आपको दिख जाएगी पिक्चर वहाँ पे। देन इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जितनी भी हमारे योगा के बेनिफिट होते हैं वो हमारे सूर्य नमस्कार के भी होते हैं। अगर किसी भी आ भी जाए
है तो आप ये किसी में भी लिख सकते हो। फ्लेक्सिबल बनाता है, माइंड रिलैक्स करता है, फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा होता है, और जो है हमारी कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। ये सारे पॉइंट सब में कॉमन ही रहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अच्छी हो जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। साथ में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर लेता है, माइंड को रिलैक्स करता है, टेंशन फ्री बना देता है। ये सारी पॉइंट्स सभी आसनों में हमारे कॉमन रहते हैं। देन आता है हमारा, अच्छा एक बार इनके स्टेप्स रीड करना कैसे इनको करते हैं, आपको पता होगा बट एक बार पढ़ लोगे तो आप लिख भी पाओगे उसको, ठीक है। सब कुछ नोट्स प्रोवाइडेड है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, टेंशन लेनी नहीं है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर आता है हमारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, सूर्य नमस्कार के भी सेम बेनिफिट। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम की हमने बात की थी, 4th स्टेप होता है हमारा आसन का, अष्टांग योगा का। इसमें आपका एक होता है पुराका, पुराका मीन्स इनहेलेशन। देन आता है एक आपका रिचक, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। देन आता है आपका कुंभका। कुंभक में आपके ब्रीथ को होल्ड करना होता है, आपने सांस ली, होल्ड कर रहे हो, मतलब कुंभक पोजीशन में हो। इंटरनल कुंभक मतलब अब जब आप रिटेन कर रहे हो एक इनहेलेशन के बाद, और एक्सहेलेशन के बाद कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल कुंभक कर रहे हो। देन आता है आपके और भी प्राणायाम है, जैसे कि केवाली, भास्त्रिका, उज्जयी, सिथाली, भ्रामरी, मूर्छा, शीतकारी, ठीक है। ये सारे हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रखा है, बस इनके बेनिफिट बता रखे हैं। हमारी रेस्पिरेशन को अच्छा करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ब्रीदिंग प्रोसेस को अच्छा करता है, मेंटल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, साथ में जो है हमारी माइंड को रिलैक्स कर देता है, टेंशन को रिलीज़ कर देता है, ये सब। अगर हम प्राणायाम में बात करें, आपने सुना होगा कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, पलवाइनी, ये सारे आप जो है इसकी बुक में हमारे इसमें पर्टिकुलर नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप नेम पढ़ सकते हैं इन सब के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फिनिश। फिर आके आप मेडिटेशन, मेडिटेशन के बेनिफिट वही हो गए, रिलैक्स करने में माइंड हमें हेल्प करता है, जो है हमारी मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस ख़त्म कर देता है, और जो है हमें एकदम फिजिकली फिट बना देता है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट नंबर जो 3 थी वो कंप्लीट। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुई होगी, सारे पॉइंट्स डिस्कस करिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सिर्फ आसन जो है वो बेनिफिट सारे डिस्कस कर लिए, बस आपको उनके स्टेप्स पढ़ने हैं, वो भी बताए हैं कुछ कुछ आसन मैंने करके भी, तो स्टेप पढ़ लेना, और जो है साथ में जो है बेनिफिट्स को रीड आउट कर लेना। और एक चीज़ और, जो ये प्राणायाम वाला पार्ट है, इसमें जो मैंने नाम डिस्कस किए वो नाम बस पढ़ लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बुक में है ही नहीं, तो आपके सिलेबस में पूरी प्रॉपर आएगा भी नहीं। आ भी गया तो थोड़ा बहुत तो आपको भी पता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब चीज़ें 2-4 एक्सप्लेन करने को आएगा, वो आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बाकी वीडियो से ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। सारी चीज़ें आप, अगर आपने बुक भी नहीं खोली थी इस वीडियो में, तो भी 90% चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। 10% के लिए तो आपको पढ़ना ही है। और एक चीज़ और मैं कह रही हूँ, आपको ध्यान से सुन लो, कि अगर मान लो आप जो है मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं और आपको वो कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, मीन्स आप सोच रहे हो कि वीडियो पढ़ के हम बिल्कुल 90% मार्क्स ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो से पढ़ कि आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक बार बुक रीडिंग भी ज़रूरी होती है, बुक से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। ये लास्ट मोमेंट वीडियोज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सब कुछ डिपेंड हो जाएंगे कि एक वीडियो पे। वीडियो में एक भी चीज़ नहीं छोड़िए, ये मैं कह सकती हूँ। प्रॉपर सारी चीज़ें कवर हुई है, बट स्टिल बुक से रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप पेपर में जाके, सुना हुआ तो आपको पता है, प्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या लाइन, इसलिए आप बुक को ज़रूर रीड करना। बुक की टेंशन भी नहीं है, बुक सारी आपको टेलीग्राम पे मिली भी हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।